हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी के पेपर के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पूरा बताऊंगा कि जो हिंदी का पेपर आता है उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं और कितने नंबर के आते हैं। तो मैं पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से आता है। तो मेरे पास ये सामान्य हिंदी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मेरे पास सामान्य हिंदी का ये मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर 2020 का मेरे पास 2020 का पेपर है, तो इसको पूरा आपको दिखाऊंगा कि इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। तो आप बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को जो पेपर आता है उसको आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरीके से आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है एक स्टूडेंट्स के लिए जो जो पेपर देने होते हैं उनसे पहले के प्रीवियस ईयर पेपर देख लेने से बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि जो पूरा हम लोग को जो सिलेबस या जो पैटर्न रहता है एक क्वेश्चन पेपर का, वो हमारे लिए समझने में आसानी हो जाती है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं आपको दिखाने वाला हूँ सामान्य हिंदी, और ये पूर्णांक इसका 100 नंबर का रहता है और आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ये सभी यूपी बोर्ड के जो भी एग्जाम होते हैं 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिल जाता है। तो उसमें आपको ये पहले इसमें 2 खंडों में बांटा जाता है इसको, खंड का और खंड खा। खंड का और खंड खा, ये 2 खंडों में आपको हिंदी का पेपर बढ़ के मिलता है। तो खंड का की बात करते हैं तो इसमें आपको पहले प्रश्न में ही आपको ये जो है आपको ये 5 इसमें एमसीक्यू टाइप जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। आपको इनमें से जो भी आपको सही लगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको चुनना रहता है। आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ये एक-एक नंबर के। जैसे कि यहाँ आपसे पूछा है वासुदेव सागर अग्रवाल की रचना, तो उसमें जो भी आपको सही लगे तो आपको वहाँ पे ये वाला रखना है। जैसे जो भी इनमें से आपको जो पहले जो पाँचों का जो भी आंसर लगेगा आपको सिर्फ उनमें से एक टिक करना है। जो एक-एक नंबर का ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 5 नंबर के ये हो गए। उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में इसमें भी सिर्फ आपको 5 एमसीक्यू टाइप ही मिलेंगे। इसमें आपको 5 एमसीक्यू टाइप मिलेंगे, जो कि उनमें भी आपको इनमें से इसके जैसे रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है, इनमें से आपको जो भी है इसका एक आंसर होगा वो आपको सिर्फ वही आंसर लिखना है, जो ये भी आपका 5 नंबर का होगा। हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न नंबर 3 किस तरीके से आता है। तो हमारे लोग के सामने ये है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप लोगों को ये गद्यांश इस तरीके से आपके पेपर में दिया जाएगा और इससे आपको ये गद्यांश आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये आप गद्यांश यहाँ इस तरीके से आपको दिया जाएगा। उसके बाद आपसे 5 क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछ लेगा। जैसे कि आप लोग आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इसने इस गद्यांश के माध्यम से आप लोगों के 5 क्वेश्चन पूछे जा गए हैं। तो इसमें देने का वाला आप लोग अगर अच्छे से अगर आप गद्यांश को सबसे पहले आप गद्यांश को पढ़ें और गद्यांश पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन पूछें आप एक-एक करके उनका आंसर दें। बहुत ईज़िली तरीके से हो जाता है। आप इसको पढ़ लें कि ये कौन से चैप्टर से आया है और ये इसे किसने लिखा है। सबसे पहले इसने पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसके बारे में थोड़ा संदर्भ लिख दीजिए इसका। जो भी किस तरीके से संदर्भ जो भी लिखना रहेगा आपको लिखना होगा पहले। दूसरे प्रश्न में लिखा है लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है। तो यहाँ पे आप बिल्कुल इजीली देख सकते हैं कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य को कहा है। बहुत इजीली क्वेश्चन आपको इसी में से आपके पढ़ने के बाद मिल जाएगा। जैसे यहाँ पूछा है राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। इस तरीके से आप जो भी आंसर हैं वो आप इजीली इसमें ढूंढ पाएंगे। इस तरीके से आपको सिर्फ सबसे पहले ध्यान देना है कि आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ लें तीसरे क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन है ये 2-2 नंबर के रहेंगे। मतलब आपको प्रश्न नंबर 3 रहेगा वो आपका 10 नंबर का रहेगा। ये एक क्वेश्चन 2 नंबर का है इसमें, ये मतलब 10 नंबर का तीसरा क्वेश्चन रहेगा। अब आपको तीसरे क्वेश्चन में अथवा में भी दिया जाता है। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ से है, ये आपको अगर ये कठिन लगे तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। इन दोनों में से एक कर सकते हैं। अथवा का मतलब है कि आप चाहे ये कर लीजिए चाहे ये कर लीजिए, आपको एक करना है किसी में से। और ये भी मतलब नंबर ये भी 10 का ही रहेगा, ये भी 10 का ही है। आपको 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4 की, कि दिए गए पाठ्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये वाला जो आपको जो ये दिया गया था ये गद्यांश के आधारित था और ये वाला पद्यांश के आधार पर आपको दिया जा रहा है। तो इसमें भी इसी तरीके से आपको सेम 5 क्वेश्चन पूछेगा। इस तरीके से आपको ये दिया जाएगा। और मैं दिखा देता हूँ आगे कि ये अब जो है चौथा क्वेश्चन आगे कितना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसकी चौथे क्वेश्चन की लाइन आ चुकी है और इसने यहाँ पर भी ये ऐसे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ अथवा में भी मिलेगा। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाला पढ़ें
और इन दोनों में से सिर्फ आपको एक करना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 10 नंबर का भी चौथा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका चौथा क्वेश्चन हल कर सकते हैं आप। उसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, 3 लेखकों के नाम आपको मिलेंगे। इनमें से आपको सिर्फ एक का ही नाम लिखना है। 5 में का की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे आपको यहाँ पर 3 दिए हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और आप लोगों को एक लोग का कोई साहित्यिक परिचय यहाँ पे लिखना होगा और उनकी आपको 3 नंबर में उनका साहित्यिक परिचय है और 2 नंबर में उनकी रचनाएं आपको मिलेंगी। तो आपको उनका साहित्यिक परिचय और 1 से 2 या 3, 1 से 2 से ज़्यादा ही लिखें तो सबसे बेटर रहेगा कि आपको उनकी साहित्यिक परिचय के अलावा उनकी 1-2 रचनाएं जरूर याद होनी चाहिए। आप इन तीनों में से किसी एक का आपको लिखना रहेगा और लगभग अधिकतम 80 वर्ड। आपको यहाँ पहले बोल दिया उन्होंने, मैं आपको दिखा देता हूँ कि शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। फिर आपसे पूछा गया 5 के खा। तो ये वाला जो था ये जो गद्य में जो होते हैं हमारे लेखक उनके ऊपर था, और ये वाला ये पद से जो कवि रहते हैं, तो इनका भी आपको यहाँ पर साहित्यिक परिचय देना रहेगा। और इसी तरीके से 3 नंबर का साहित्यिक परिचय, 2 नंबर से इनकी भी कृतियाँ मतलब रचनाएं रहेंगी। तो यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे और इन तीनों में से आपको एक करना रहेगा। यहाँ पे भी शब्द सीमा मतलब सिर्फ 80 वर्ड है, तो आप ध्यान रखेंगे 80 वर्ड लगभग 1 से 2 पेज में आपका खत्म हो जाना है। लगभग 1.5 से 2 पेज आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए, आप तीनों में से किसी एक का लिख सकते हैं। तो 5वें क्वेश्चन की बात हो गई। हम बात कर लेते हैं छठे क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट छठे क्वेश्चन में आपसे कहानी आती है आपकी। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अथवा ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य लिखिए। मतलब आपको 2 कहानियों का सारांश लिखना रहेगा। मतलब फ्रेंड्स एक कहानी का आपको सारांश लिखना रहेगा। सॉरी स्टूडेंट्स, आपको एक कहानी का वो लिखना रहेगा सारांश। यहाँ 4 आपसे दी गई हैं, पंचलाइट अथवा बहादुर और ध्रुव यात्रा अथवा लाठी। और इनमें से किसी एक के ऊपर आपको लिखना रहेगा। आप चाहें जौन सा लिख सकते हैं। यहाँ पे भी शब्द सीमा इसको दी जाती है। आपको यहाँ शब्द सीमा लिखता हूँ, यहाँ पर भी 80 वर्ड दी जाती है। आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इसमें भी शब्द सीमा आपकी 80 वर्ड्स रहती है और यहाँ पर भी 80 वर्ड रहेगी। और जो इसका क्वेश्चन जो मार्क्स रहते हैं ये 5 नंबर में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 5 नंबर में आता है। फिर तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है वो भी यहाँ 5 नंबर में आता है आपके लिए। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ चुके हैं। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट 7 में क्या आता है। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ आता है स्वपठित गद्यांश के आधार पर किसी खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को जो यूपीएमएसपी है बोर्ड है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला वाइज इसको बांटा हुआ है कि कौन कौन से जिला में क्या क्या पढ़ा जाएगा या कौन कौन सा आप लोगों को याद करना है। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी आपका जिला है आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे कि यूपीएमएसपी की वेबसाइट पर जाके देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो स्वपठित खंड काव्य है वो आपके ज़िले में कौन सा आपके लिए पढ़ना होगा, या आप अपने स्कूल या कॉलेज में जाके भी पूछ सकते हैं। वैसे आप लोग को मुझे ज़िला नहीं पता, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाऊँगा कि आप किसके ज़िले से तो आप किस तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसलिए आप लोग यहाँ से अपने कॉलेज या फिर आप यूपीएमएस की वेबसाइट पर जाके इसको देख सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन के आधार पर आपको 5 नंबर का ये आपका ये रहता है। अधिकतम 80 वर्ड यहाँ पर भी आपको लिखने रहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि 80 यहाँ पर दिया जा रहा है आपको 80 वर्ड, आप 80 वर्ड ही यहाँ पर लिखेंगे इसके। और फिर हम बात कर लेते हैं, आप इसको देख लेंगे कि आपको कौन सा पढ़ना है तो आप उसी को यहाँ तैयार करेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं खंड खा। अब खंड खा में आपको क्या पढ़ना है, खंड खा में हम लोग बात कर लेते हैं। खंड खा यहाँ संस्कृत से स्टार्ट हो जाता है। खंड खा खंड में प्रश्न 8 का में जो आता है वो दिए गए गद्यांश तो में से किसी संदर्भ का अनुवाद। जैसे हम लोग वहाँ गद्य में कर रहे थे, हिंदी का गद्य में, उसी तरीके से यहाँ पे संस्कृत गद्य की संस्कृत का हमें संदर्भ सहित व्याख्या करनी रहती है। अब यहाँ इन्होंने ये कुछ लाइनें यहाँ पे एक ये पैराग्राफ दिया है, मतलब ये गद्यांश दिया है, इसको हमें हिंदी में अनुवाद करना है। इन्होंने 2 दिए हैं, एक ये दिया है एक ये वाला, अथवा में भी करके एक आपको मिलेगा। अब आपको सिर्फ एक करना है, आपको जो सा सही लगे कि आप इसे ईजिली कर सकते हैं उससे आप ईजिली उसको कर दीजिए, कि जो आपको हिंदी में अनुवाद अच्छा लगे कि हम इसको आसानी से कर सकते हैं, आप उसमें से किसी एक को चुन के उसका हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन 7 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा
आप इसे ईजिली कर पाएंगे। तो हम बात कर लेते हैं 8 के खा की। तो 8 के खा में दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब आपको यहाँ पे श्लोक दिए जाएंगे और आपको श्लोक दिया जाएगा 2, एक मतलब आपको 8 के खा में 2 श्लोक दिए जाएंगे, करना आपको एक रहेगा। और जो कि इसका जो मार्क्स रहता है वो भी 7 नंबर का रहता है। या 2 लाइनों का एक श्लोक दिए, दो लाइनों के 2 श्लोक दिए जाएंगे, उनमें से आपको उनकी हिंदी में व्याख्या करनी है कि उनका अर्थ क्या है। तो इस तरीके से यहाँ आपको एक ये दिखाई दे रहा है और अगला है तो अब देख पा रहे होंगे 7 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। आप इतना छोटा क्वेश्चन 7 नंबर में आता है आप लोगों को। अब मैं ये आप ये वाला देख सकते हैं कि एक श्लोक ये है और अगला दिखा देता हूँ कि अगला श्लोक क्या है। तो आप अगला श्लोक ये देख पा रहे होंगे, अगला श्लोक है अथवा हम करके ये दिया है। तो इस तरह आप जो सा आप पढ़े हो जो आपको अच्छा लगे उसका आप कर सकते हैं। तो हम लोग प्रश्न नंबर 9 की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित मुहावरे। आपको यहाँ पर ये आपको निम्नलिखित मुहावरे में से लोकतम में से किसी एक का अर्थ लिखकर प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिर्फ आपको एक, यहाँ आपको 3-4 दिए जाएंगे, सिर्फ आपको एक का सेंटेंस उसका अर्थ लिख के उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको यहाँ 4 दिए जाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक का ही करना है। ये उसका पहले आप अर्थ लिखेंगे, इसका अर्थ क्या है, और उसके बाद उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप अपने शब्दों में, जैसा आपको सही लगे। तो आपको प्रश्न नंबर 10 के का की बात कर लेते हैं कि संधि विच्छेद पूछा है। इसमें इसमें आपको एक यहाँ पे आपको चॉइस ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आपको यहाँ आपका ये रमेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा सही। आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आने वाली वीडियो में संधि वगैरह की ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन आज हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करना, इसके लिए पूरा प्रोसेस आपको पूरा पेपर जो भी इंपॉर्टेंट होगा जिस तरीके से मेन टॉपिक आप लोगों को इसी चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग इसी चैनल पर बने रहिएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ आपको इस तरीके से 3 ऑप्शन दिए जाएंगे 10 के काम में। आपको यहाँ पर इनकी संधि विच्छेद जब पहचानना है कि कौन सा इसमें अच्छा है, मतलब कौन सा इसका सही है, वही आपको एक नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। हम 10 के खा की बात कर लेते हैं कि इसमें विभक्ति और वचन के अनुसार चयन करना होगा। जैसे ये शब्द दिया गया है यश में, तो इसमें कौन सी विभक्ति और वचन है। इस तरीके से फिर दूसरा दिया है अन्य, इसमें विभक्ति और वचन, इनमें आपको ये दोनों करना है, एक नंबर का ये आपको रहता है। हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 का हम पूछा, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। पदार्थ संपूर्ण, यहाँ आपसे ये पूछा, पहला क्वेश्चन है इसका, देखिएगा आप दिख रहे होंगे, सगल और शकल। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये एक जैसे शब्द हैं और इनका अर्थ अलग अलग है, मगर तो इनका आप देख इसका यही मतलब कि इसमें क्या क्या आपसे पूछा है। तो ये शक्ल जो होता है, ये वाला शक्ल, इसका शकल का मतलब होता है आकृति। हम बोलते हैं शक्ल कैसी है तुम्हारी, तो इसका मतलब होता है आकृति। और इस शक्ल ये वाला जैसा होता है, इसका मतलब होता है प्रकृति। तो यहाँ पे आपका ऐसे इस तरीके से ही है। तो इस तरीके से आप दूसरे का देखेंगे, अंश अंशु, अंश का मतलब ऐसे भाग होता है, तो भाग, और अंशु का मतलब होता है किरण। तो इस तरीके इसमें ये सही है। तो इस तरीके से मैं आप पूरा नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको अगली वीडियोस में आपको पूरा कर बताऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो अब अगले बात कर लेते हैं हम लोग कि 11 के खा में क्या पूछता है आपसे। 11 के खा में आप देख पा रहे हो, 11 के खा में पूछा, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे इसका 2 अर्थ लिखने हैं आपको। जैसे अमृत, अमृत को हम और क्या बोल सकते हैं, बर, बर को क्या बोल सकते हैं, पयोदर। जैसे हम एक शब्द का लिखना है तो आप बर का लिख सकते हैं। यहाँ पे बर का बहुत इजीली आप लिख पाएंगे, जो भी याद रहेगा। इसको बर को क्या बोलते हैं, ऐसे दूल्हा बोलते हैं गाँव में, या और भी शब्द, बहुत सारे शब्द होते हैं। इस तरीके से आप इसके सिर्फ 2 शब्द आपको लिखने हैं, एक शब्द का 1 नंबर आपको मिला जाएगा। देख पा रहे होंगे 1 + 1 2। तो यहाँ पर निम्नलिखित शब्द वाक्यांश एक शब्द लिखिए। इसका यहाँ से पूछा कि जो अनेक, मतलब इसका शब्द जो एक सेंटेंस दिया जाता है उसका सिर्फ एक शब्द में लिखना, जिसका नाश कभी ना होता हो। तो उसको क्या कहेंगे, जिसका कभी नाश ना होता हो। तो उसका नाम उसको कहते हैं अविनाशी। इसका कभी नाश ही ना हो, अविनाशी। तो अब अगली बात जिसमें हम 11 के घ में बात करते हैं, निम्नलिखित में किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ आपको 4 सब वाक्य दिए जाएंगे और इनमें से कुछ गलतियाँ होती हैं बहुत छोटी-छोटी, उनको आपको देख लेना होगा कि कौन-सा हमें सही करना है। जो आपको सही लगे वो आपको करना है। तो यहाँ पे मैं आपको अब एक चीज़ ऐसे बता देता हूँ, मीराबाई कृष्ण भक्त कवि हैं। अब वो कवि नहीं थी, मीराबाई कृष्ण भक्त कवियत्री हैं। जैसे प्रतिमा को क्षमा मांगना चाहिए, प्रतिमा को क्षमा मांगना नहीं चाहिए, प्रतिमा को क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस तरीके से बहुत छोटा एरर होता है, आप इसको पढ़ पाएंगे। हम प्रश्न नंबर 12 की बात करेंगे कि करुण रस अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ये आप लोगों को याद करना होगा, आप लोग याद करने लग जाइए, और मैं अगले वाली वीडियो में इसको पूरा मैं आपको कराऊंगा अभी। यहाँ पर फिर 12 का खा गया, यमक अथवा रूपक, यमक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए 2 नंबर में। और फिर आएगा आपको 12 का गा का दोहा अथवा चौपाई छंद। इनमें से अथवा में दिया गया है, आप किसी एक को कर सकते हैं।
फिर आएगा प्रश्न नंबर 13 कि दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित अथवा विज्ञान के आधार पर सफाई कर्मी, यहाँ आपको एक लेटर लिखना रहेगा आवेदन पत्र के लिए, आपको अथवा में करके दिया जाएगा, या आप में किसी एक के लिए लिख सकते हैं। इसको मैं पूरा बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक अच्छा आवेदन पत्र किसी को कैसे लिख पाएंगे। तो आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब समझाऊंगा मैं। प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ आपसे निबंध लिखने को बोला जाता है और यह 9 नंबर में आपको एक प्रश्न आपका आता है। 9 नंबर में यहाँ आपको चार वो दिए जाएंगे, 4 टॉपिक दिए जाएंगे, इनमें से आपको एक के ऊपर लिखना है अपने शब्दों में। तो इसके लिए हम आने वाले वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे और पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एक निबंध या फिर जो भी आवेदन पत्र वगैरह या एप्लीकेशन वगैरह जो भी लिखनी रहती हैं, उसे अपने शब्दों में बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं किस तरीके से लिखा जाता है और यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर कैसे लाए जाएंगे। तो अब आज मैं आपके साथ प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको हिंदी का भी करा चुका हूँ और इंग्लिश का भी अभी हिंदी का भी करा चुका हूँ। तो अब मैं आने वाले जो भी वीडियोज़ होंगे, मैं उनमें आपके जो भी मेन टॉपिक हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाने वाले हैं और मैं आपको पूरा बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद कर लीजिए। और अब सिलेबस आप लोग देख लिए, दोनों सब्जेक्टों का पेपर भी आप लोग देख लिए, तो आप अपने हिसाब से भी अपनी तैयारी के लिए देखने लग जाइए, क्योंकि आप लोगों के लगभग मार्च में पेपर फाइनल हो जाएगा। ऐसा उम्मीद है कि मार्च में पेपर हो जाएगा, तो अब आपके पास जनवरी और फरवरी 2 महीने हैं और 2 महीने में अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते रहे ना, तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी आप लोगों के पास टाइम है। तो धन्यवाद, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट का जरूरत है वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और अगले किस टॉपिक पर आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप है, आप अगर उससे ज्वाइन करना चाहें तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे भी आपको वीडियो जो ग्रुप है हमारे लोगों का, उसमें आपको SHP क्लासेस ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आपको कोई भी डाउट हो, तो आप वहाँ पे उसको ग्रुप में जाके पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।